पाठकों के लिए आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे के पहले भाग में पढ़ा कि किस तरह एनास्टेसिया स्टील क्रिस्टियन ग्रे के निराले और बेतुके अनुबंधों और शतों से घिर जाती है। वो उन सब चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहती है, पर चाहकर भी खुद को ग्रे के मोह से आज़ाद नहीं कर पाती। ग्रे की सेक्स से जुड़ी उस अनूठी सोच के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण ही वो उससे अपना संबंध तोड़ देती है। दूसरे भाग में आपने जाना कि किस तरह एना का यह फैसला उसकी ही जान का दुश्मन बन जाता है। वह दिन रात ग्रे के लिए तरसती है और उसकी बाहों के घेरे में लौटकर ही चैन ले पाती है। ये भी अपनी शर्तों व नियमों से भरी जिंदगी से ऊपर उठकर, अपनी सन की आदतों से पीछा छुड़ाकर एना का प्रेमी बनने के लिए जी जान से जुटा है। कुछ रोचक घटनाओं के साथ आगे बढ़ते कथानक में एक नया मोड़ तब आता है जब वह एना के सामने विवाह का प्रस्ताव रख देता है। एना को ग्रे की जिंदगी में आए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और उसने हाल ही में उसकी बीती जिंदगी के ऐसे राज जानने हैं जो किसी भी युवती को ग्रे से दूर ले जाते, पर वह अपने 50 शेड्स को दिल से चाहती है। वह उसके बीते कल की परवाह नहीं करती क्योंकि वह ग्रे की जिंदगी में आने वाला कल बनना चाहती है। आगामी तीसरे भाग में आप जानेंगे कि क्या एनास्टेसिया स्टील ग्रे के लिए आने वाला कल बन सकी। क्या ग्रे अपने भीतर बसे उन राक्षसों से मुक्ति पा सका। क्या एना और ग्रे का वैवाहिक जीवन सुखद रहा। प्रस्तावना: वह लौट आया है। मम्मी सो रही है या फिर से बीमार है। मैं रसोई के छोटे से मेज के नीचे जा छिपता हूँ। मैं अपनी अंगुलियों के छोर से मम्मी को देख सकता हूँ। मम्मी काउच पर सो रही है और उसका हाथ छिपे हरे कालीन पर पड़ा है। वह चमकदार बक्कल वाले बड़े जूते पहने मम्मी पर चिल्ला रहा है। वह मम्मी को बेल्ट से मारता है। उठा 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 उठ जा, कमीनी औरत, कमीनी औरत, जल्दी से उठ जा, कमीनी औरत, कमीन औरत, कमीनी औरत। मम्मी के मुंह से एक हल्की सी सुबकी सुनाई देती है। बस करो, प्लीज बस करो। मम्मी चिल्लाती नहीं, वह सिकुड़कर और भी सहम जाती है। मेरी अंगुलियां कानों में हैं और आंखें बंद हैं। वह आवाज आनी बंद हो जाती है। वह मुड़ा और मैं रसोई में उसके जूतों की ठक ठक आवाज को सुन सकता हूँ। अब भी उसके हाथ में बेल्ट है और वह मुझे खोज रहा है। वह नीचे झुककर खीसे निपोरता है। उसके शरीर से बुरी गंध आ रही है, शराब और सिगरेट की गंध। ओह, तो कुतिया का पिल्ला यहाँ छिपा बैठा है। एक ठंडी सी सिरहन उसके शरीर में दौड़ गई। जीसस, वह अपने ही पसीने में नहाया हुआ है और दिल तेजी से धड़क रहा है। ये सब क्या बकवास है। वह पलंग पर सीधा उठ बैठा और दोनों हाथों में सिर दे लिया। वे लौट आए हैं। ये शोर मैं ही तो था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग व नथुनों से बर्बोन और बासी कैमल सिगरेट की गंध को परे झटकना चाहा। 50 शेड्स डार्कर, अध्याय -1। क्रिस्टियन से बिछुड़े आज तीसरा दिन है और मैं जिंदा हूँ। काम पर पहला दिन है। बेशक अपने ध्यान को दूसरी ओर लगाने के लिए इससे बेहतर विकल्प और क्या होता। नए चेहरों, नए काम और मी जैक हाइड के साथ वक्त तेजी से कटा। मी जैक हाइड। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। वह मेरी मेज पर झुका तो उसकी नीली आंखें गहराई से चमक रही थीं। एना, बहुत अच्छे। लगता है कि हम एक बढ़िया टीम बना सकते हैं। मैंने किसी तरह अपने होठों को एक मुस्कान की मुद्रा में ऊपर की ओर मोड़ा। अगर अब कोई काम न हो तो मैं जाऊं क्या? मैं हौले से बोली। हाँ, क्यों नहीं। 5:30 हो गए। मैं कल मिलता हूँ। गुड नाइट जैक। गुड नाइट एना। मैंने बैग उठाकर जैकेट कंधे पर डाली और दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर आकर सिएटल की ताज़ी हवा को फेफड़ों में भरा, पर इससे मेरे दिल का सूनापन नहीं भर सका। एक ऐसा खालीपन जो शनिवार सुबह से मेरे साथ है और मुझे लगातार मेरे नुकसान की याद दिला रहा है। मैं सिर झुकाए अपने पैरों की ओर देखते हुए बस स्टॉप की ओर चल दी। अपनी वांडा की बेतरह याद आ रही थी। वांडा, मेरी प्यारी बीटल, या फिर ऑडी। मैंने झट से इस सोच को परे झटक दिया। नहीं, उसके बारे में मत सोच। बेशक मैं अपने लिए एक कार ले सकती हूँ, एक अच्छी नई कार। मुझे शक है कि उसने मुझे कार की कीमत के नाम पर ज्यादा पैसे दिए हैं और ये ख्याल आते ही मुंह में कड़वाहट घुल गई। मैंने इस सोच को भी परे किया और अपने दिलो दिमाग को पूरी तरह से शांत रखने की कोशिश की।
मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। मैं फिर से रोना नहीं चाहती, कम से कम सड़क पर तो कभी नहीं। अपार्टमेंट खाली पड़ा है। मैं केट को याद कर रही हूँ। मैंने कल्पना की कि वह बारबाडोस में किसी सागर तट पर लेटी ठंडी कॉकटेल का मजा ले रही होगी। मैंने चपटे स्क्रीन वाला टीवी चालू किया ताकि किसी के साथ का एहसास मिल सके, पर मैं न तो उसे देख रही थी और न ही सुन रही थी। मैं चुपचाप बैठी ईंटों से बनी दीवार को घूरती रही। दर्द के सिवा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। मैं इसे कब तक सह सकती हूँ? दरवाजे की घंटी से एकदम चौंकी। कौन हो सकता है? मैंने इंटरकॉम दबाया। मिस स्टील के लिए डिलीवरी है, एक पकाऊ से सुर में कोई बोला। मैं मायूस हो गई। यूं ही बेजान सी निचले दरवाजे के पास पहुंची तो एक नौजवान दिखा जो लापरवाही से बबलगम चबाते हुए हाथ में गत्ते का बड़ा सा डिब्बा थामे खड़ा था। मैंने पैकेट लेने के लिए हस्ताक्षर किए और उसे लेकर ऊपर आ गई। बॉक्स काफी बड़ा लेकिन हल्का है। उसमें से 2 दर्जन लंबी डडियों वाले सफेद गुलाब और कार्ड निकले। काम के पहले दिन की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक रहा होगा। ग्लाइडा के लिए शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा तोहफा रहा। इसे मेरे मेज पर रखे जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्रिस्टियन। मैंने टाइप किए गए कार्ड को देखा और दिल का सूनापन और भी पसर गया। बेशक ये तो उसकी सहायिका ने टाइप किया होगा। इसका उससे कोई लेन देन नहीं है। इस बारे में सोचने से भी दिल को चोट लगती है। मैंने गुलाब देखे, बहुत सुंदर हैं और मैं उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की हिम्मत नहीं कर सकी। झट से कोई फूलदान खोजने के लिए रसोई की ओर चल दी और इस तरह एक शैली सी बन गई, उठना, काम करना, रोना, सोना। खैर, सोने की कोशिश करना। सपनों में भी वही छलता रहता। जलती हुई भूरी आंखें, खोई खोई नजरें और बिखरे बाल। उसके आसपास गूंज रहा संगीत। मैं अब संगीत नहीं सुन सकती। मैं हर हाल में इसे अनसुना कर रही हूँ। यहाँ तक कि विज्ञापनों की धुनों से भी चिढ़ हो रही है। मैंने किसी से बात नहीं की, मॉम या रे से भी नहीं। अब जैसे किसी से यहाँ वहाँ की हाँकने की हिम्मत ही नहीं रही। नहीं, मैं किसी को नहीं चाहती। मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ। एक ऐसी वीरान और सुनसान द्वीप जहाँ कुछ नहीं उगता और दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। हाँ, ये मैं ही तो हूँ। मैं ऑफिस में लोगों से औपचारिक बातचीत तो कर सकती हूँ, पर जानती हूँ कि अगर मॉम से बात की तो और भी टूट जाऊंगी और अब इतना टूट गई हूँ कि टूटने के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। मेरे लिए कुछ भी खाना दूभर हो गया है। बुधवार दोपहर तक मैंने बमुश्किल 1 कप दही लिया है और शुक्रवार के बाद आज पहली बार खाया है। तब से मैं लाते और डाइट कोक पर ही जिंदा हूँ। कैफीन ने ही मुझे संभाला हुआ था, पर साथ ही यही बेचैनी भी बढ़ा रही थी। जैक ने मेरे आसपास मंडराना शुरू कर दिया है। वह बार बार निजी सवाल पूछकर खिंचाने लगा है। वह चाहता क्या है? मैंने पूरी विनम्रता के साथ एक हाथ की दूरी रखी हुई है, पर थोड़ा और ध्यान रखना होगा। मैं उसके नाम आई चिट्ठी पत्री को देखने लगी और दिमाग दूसरी ओर लगने से थोड़ी शांति मिली। तभी ईमेल आने का स्वर सुनाई दिया। ओह, ये तो क्रिस्टियन का ईमेल है। अरे नहीं, यहाँ कम से कम काम के वक्त तो नहीं। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्ट आने वाला कल, डेटा 8 जून 2011 दोपहर के 2:05 टू एनेस्टेसिया स्टील। प्यारी एनेस्टेसिया, काम के समय तंग करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक चल रहा होगा। क्या तुम्हें फूल मिले? मुझे याद आया कि कल तो तुम्हारे दोस्त की गैलरी का मुहूर्त है और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें अभी कार खरीदने का वक्त नहीं मिला होगा। बेशक रास्ता भी लंबा है। अगर तुम साथ चलना चाहो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे बताओ। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। मेरी आंखें छलक उठीं। झट से वहां से उठी और शौचालय की ओर चल दी ताकि अपना बचाव कर सकूं। जोस का शो, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने तो उससे वहां आने का वादा किया था। ओह, क्रिस्टियन ठीक कह रहा है, मैं जाऊंगी कैसे? मैंने अपना माथा जकड़ा। जोस ने फ़ोन क्यों नहीं किया? सोचने की बात है कि किसी ने भी फ़ोन नहीं किया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि इतने दिन से मेरा कोई फ़ोन ही नहीं आया था। ओह, मैं भी गधी हूँ।
मेरी सारी कॉल्स ब्लैकबेरी में जा रही हैं और वो क्रिस्टियन देख रहा होगा। अगर उसने ब्लैकबेरी को कहीं पटक न दिया हो तो उसे मेरा ईमेल पता कहाँ से मिला? उसे तो मेरे जूते का नंबर तक पता है। ये ईमेल का पता क्या चीज़ है? क्या मैं उससे दोबारा मिल सकती हूँ? क्या मैं सह सकती हूँ? क्या मैं उससे मिलना चाहती हूँ? मैंने आंखें बंद की और सिर को दूसरी ओर झुकाया। मैं अपने दुख की ओर एक नज़र मारी। बेशक मैं ऐसा कर सकती हूँ। शायद मैं उसे बता सकती हूँ कि मैंने अपना मन बदल लिया है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे मुझे तकलीफ पहुंचाकर खुशी मिलती हो। कोई ऐसा जो मुझसे प्यार नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में अचानक ही वे सारी दिल दुखाने वाली यादें मंडराने लगी। ग्लाइडिंग, हाथ थामना, चूमना, बाथटब, उसकी कोमलता, उसका हंसोर स्वभाव, उसकी गहरी चाह से छलकती आंखें। मैं उसे याद करती हूँ। 5 दिन हुए हैं और ऐसा लगता है जाने कितनी सदियों से नहीं मिली हूँ। रातों को रोती हूँ कि काश मैं उसे इस तरह से छोड़कर न आई होती। काश वह आम इंसान होता, काश हम एक हो पाते। मैं कब तक इस तरह के एहसासों से घिरी रहेंगी? मेरे लिए मुक्ति कहाँ है? मैंने अपने शरीर के आसपास बाहों को कसा और खुद को कसकर थाम लिया। मैं उसे याद करती हूँ। बहुत, बहुत याद करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। बस सीधी सी बात है। एनेस्टेसिया स्टील, तुम इस समय काम पर हो। मुझे मजबूत बनना होगा पर मैं जोस के शो में जाना चाहती हूँ और अंदर ही अंदर मैं क्रिस्टियन से मिलने को भी तरस रही हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में आ गई। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्ट आने वाला कल, डेट 8 जून 2011 दोपहर के 2:25। टू क्रिस्टियन प्रे हाई क्रिस्टियन, फूलों के लिए शुक्रिया, वे सुंदर थे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी। धन्यवाद। एनेस्टेसिया स्टील, जैक हाइड की सहायिका, संपादक, SIP। फोन देखा तो पता चला कि उसके सारे कॉल अब भी मेरे ब्लैकबेरी में ही जा रहे थे। जैक मीटिंग में था इसलिए मैंने जल्दी से ओसे को फोन लगाया। हाय जोस, इना बोल रही हूँ। हेलो अजनबी। उसके प्यार की गर्माहट और अपनेपन से मेरा मन भर आया। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। कल तुम्हारे शो में कितने बजे आना है? तुम सच्ची आ रही हो? उसकी आवाज में छिपी उमंग पता चल रही थी। हाँ, बेशक। मैंने 5 दिनों में पहली बार अपनी निश्चल मुस्कान दी। 7:30 बजे, डेट 8 जून 2011 दोपहर के 2:32। ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड बाय जोस। टू एनेस्टेसिया स्टील, डियर एनेस्टेसिया, पोर्टलैंड थोड़ी दूर है इसलिए मैं तुम्हें 5:45 पर लेने आऊँगा। बाय एना। फ्रॉम अ क्रिस्टियन ग्रे, तुमसे मिलने के इंतजार में। क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। सब्जेक्ट आने वाला कल, डेट 8 जून 2011 दोपहर के 2:27। टू एनेस्टेसिया स्टील, डियर एनेस्टेसिया, मैं तुम्हें किस वक्त लेने आऊँ? फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्ट आने वाला कल, डेट 8 जून 2011 दोपहर के 2:38 EST। क्रिस्टियन ग्रे, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। टू क्रिस्टियन ग्रे, ठीक है, कल मिलते हैं। फ्रॉम एनेस्टेसिया स्टील, सब्जेक्ट आने वाला कल, एनेस्टेसिया स्टील, जैक हाइड की सहायिका, संपादक, SIP। डेट 8 जून 2011 दोपहर के 2:32। टू क्रिस्टियन ग्रे, ओसे का शो 7:33 शुरू होगा। हमें किस समय जाना चाहिए? एनेस्टेसिया स्टील, जैक हाइड की सहायिका, संपादक, SIP। ओह, मैं क्रिस्टियन से मिलने वाली हूँ और 5 दिन में पहली बार मेरा मन थोड़ा खुश हुआ और मैंने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। क्या वह भी मुझे याद कर रहा है? शायद वैसे नहीं किया होगा जैसे मैं कर रही हूँ। क्या उसे कोई नई सेक्स गुलाम मिल गई? ये सोच ही इतनी बुरी थी कि मैंने उसे एकदम से खारिज कर दिया। मैंने जैक के दिए काम पर नज़र मारी और उसे करने के लिए क्रिस्टियन को अपने दिमाग से हटाना जरूरी था। उस रात मैं पलंग पर करवटें बदलती रही। पूरे सप्ताह में शायद पहली बार मैं रोए बिना सोने जा रही थी। मैं मन ही मन याद करने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं क्रिस्टियन के घर से आई तो उसका चेहरा कैसा दिख रहा था। उसके तरसे हुए चेहरे की याद मुझे तड़पा रही है।
मुझे याद है कि वो मुझे जाने नहीं देना चाहता था। यही बात अजीब थी। वहाँ के हालात ऐसे बन गए थे कि मेरी वहाँ रहने की तुकी नहीं बनती थी। हम दोनों अपने अपने मुद्दों से घिरे थे। मेरा सजा का डर और उसके लिए किसका डर? प्यार का। मैं करवट लेकर तकिए को अपने से चिपटा लिया। एक अजीब सी उदासी ने घेर लिया है। वह समझता है कि वह किसी का प्यार पाने के लायक नहीं है। वह ऐसा क्यों महसूस करता है? क्या यह उसकी पैदाइश और बचपन का असर है? उसे जन्म देने वाली माँ, वह वेश्या। मैं कई घंटों तक ऐसे ही ख्यालों से जूझने के बाद थक कर सो गई। दिन अपनी गति से चलता रहा पर आज जैक कुछ ज्यादा ही मुस्तैद दिख रहा है। शायद ये किट की पोशाक और जूतों का असर है, पर मैंने ज्यादा परवाह नहीं की। मैंने अपने पहले वेतन के आते ही कपड़े खरीदने की सोच ली है। उसकी पोशाक काफी ढीली आई है, पर मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ मानो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आखिरकार शाम का वक्त हुआ और मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। उससे मिलने जा रही हूँ। क्या आज रात किसी से मुलाकात है? पास से निकलते जैक ने पूछा। हाँ, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। उसने एक भी नचाई। बॉयफ्रेंड। मैं खिसिया गई। नहीं, एक फ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। कल शाम को हमारे साथ ड्रिंक्स के लिए चलोगी? इना, तुम्हारा ये पहला सप्ताह काफी अच्छा रहा। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। वह मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिख रहा था, जिसे देखकर मैं बेचैन हो उठी। वह जेबों में दोनों हाथ डाले बाहर निकला और मैं मन ही मन भुन भुनाई क्या बॉस के साथ ड्रिंक्स के लिए जाने का विचार ठीक होगा। मैंने सिर झटका। अभी आज शाम तो क्रिस्टियन से मिलना है। कल की कल देखेंगे। मैं अपनी शक्ल संवारने के लिए खड़ी हो गई। शौचालय में लगे बड़े शीशे में चेहरे को देखा तो बड़ी सी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई मनहूसियत छाई हो। काश मुझे मेकअप इस्तेमाल करना आता। मैंने थोड़ा सा मस्कारा और आईलाइनर लगाया और गालों पर चुटकी काटी ताकि शायद थोड़ा रंग आ जाए। बालों को सही तरह से बांधकर मैंने गहरी सांस ली। बस इसी से बात बन जाएगी। मैं घबराहट के साथ बरामदे से निकली और रिसेप्शन पर बैठी क्लेयर को देखकर हाथ हिलाया। लगता है कि हम में दोस्ती हो सकती है। जैक एलिजाबेथ से बात करता दिखा। वह एक चौड़ी सी मुस्कान के साथ मेरे लिए दरवाज़ा खोलने आगे आ गया। इना, पहले तुम जाओ, वह बोला। धन्यवाद, मैं शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराई। वहीं बाहर टेलर इंतजार कर रहा है। उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मैंने झट से पीछे आ रहे जैक पर नज़र मारी। वह बड़ी मायूसी से ऑडी एसयूवी को ताक रहा है। मैंने पीछे सीट पर देखा तो अपने ग्रे सूट में क्रिस्टियन बैठा। देखा, आज गले में टाई नहीं है। उसकी भूरी आंखें चमक रही हैं। मेरा गला सूख गया। वैसे तो वह गजब का दिख रहा है, पर मुझे गुस्से से क्यों घूर रहा है? आखिरी खाना कब खाया था? टेलर दरवाज़ा बंद करने लगा तो वह गुस्से से बोला। ओह, हो गया कबाड़ा। हेलो क्रिस्टियन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अभी तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मेरी बात का जवाब दो। ओह, आज लंच में दही लिया था और एक केला भी खाया था। आखिरी बार अपना पूरा खाना कब खाया था? उसने तीखे सुर में पूछा। टेलर गाड़ी में आया और उसे भीड़ के बीच ले जाने के लिए चालू किया। मैंने झांका तो बाहर से जैसे जैक हाथ हिलाता दिखा। हालांकि पता नहीं मैं उसे इतने गहरे रंग के शीशे से नजर कैसे आई होंगी। मैंने भी हाथ हिला दिया। कौन है? क्रिस्टियन ने पूछा। मेरा बॉस। मैंने अपने साथ बैठे खूबसूरत मर्द को देखा जिसके चेहरे पर इस समय गुस्से की गहरी रेखाएं दिख रही हैं। ऐसे क्यों पेश आता है जैसे कोई बदमाश बच्चे से बात कर रहा हो। वह मेरी ओर मुड़ा। खैर, तुम्हारा आखिरी खाना। तुम्हें उससे क्या? मैंने बहादुरी दिखाई। तुम जो भी करती हो, मेरा हर बात से मतलब होता है। मैंने चिढ़कर मुंह घुमाया और अचानक ही मेरा मन हंसने को करने लगा। मेरे लिए चेहरे से हंसी को छिपाना भारी हो गया और उसके चेहरे के कोने पर भी मुस्कान की हल्की सी रेखा दिखी। हाँ बोलो। पिछले शुक्रवार को पास्ता खाया था। उसने पल भर के लिए आंखें बंद की और उसके चेहरे पर जैसे पछतावा सा रंग आया।
ओह, ऐसा लगता है कि 5 पाउंड से भी ज्यादा वजन कम हो गया हो। एनेस्टेसिया, प्लीज खाना मत छोड़ा करो। मैं गोद में गुंथी अंगुलियों को घूरती रही। वो हमेशा मेरे साथ। कैसी हो? फिर उसने मुलायम सुर में पूछा। मैं अगर कहूँ कि ठीक हूँ तो शायद गलत होगा। उसने गहरी सांस ली। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उसने मेरा हाथ थामकर कहा। ओह नहीं, उसके हाथों का स्पर्श। क्रिस्टियन, इना प्लीज, हमें बात करनी होगी। मैं रोने वाली हूँ। नहीं, क्रिस्टियन, प्लीज, मैं पहले ही बहुत रो चुकी हूँ। मैं अपने भावों को काबू रखते हुए हौले से बोली। ओह बेबी, नहीं। उसने मुझे एकदम से अपनी गोद में खींच लिया। उसकी बांह का घेरा मेरे आसपास था और उसकी नाक मेरे बालों को सहला रही थी। एनेस्टेसिया, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं उससे कुछ दूरी बनाए रखने के लिए हाथ पैर मार रही थी पर उसने मेरे आसपास बाजुओं के घेरा डाला हुआ था। वो मुझे अपनी छाती से चिपकाना चाहता है। मैं पिघल गई। ओह, मैं इसी जगह तो रहना चाहती हूँ। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और वह बार बार मेरे बाल चूमने लगा। यही तो मेरा घर है। उसके लिनन कपड़े को मुलायम करने वाले तरल पदार्थ, बॉडी वॉश और मेरे मनपसंद क्रिस्टियन की गंध का मेल। एक पल के लिए तो मैंने सब भुलाकर अपने दिल को तसल्ली दे दी कि सब ठीक हो गया। कुछ मिनट बाद अचानक टेलर ने गाड़ी रोक दी। वैसे अभी हम शहर में ही थे। आओ, क्रिस्टियन ने मुझे गोद से हटाया। हम आ गए। क्या इमारत के ऊपर हेलीपैड है? क्रिस्टियन ने उस ओर इशारा करते हुए कहा। बेशक। चार्ली टेंगो। टेलर ने दरवाज़ा खोला और हम बाहर आ गए। उसकी मुस्कान ने मुझे एक तरह की सुरक्षा का एहसास दिया। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराई। मुझे तुम्हारा रुमाल भी देना है। ओह मिस टोला, मेरी शुभकामनाओं के साथ रख लें। क्रिस्टियन ने कार से आकर मेरा हाथ थामा तो मैं शर्मा गई। उसने टेलर को सवालिया निगाहों से देखा पर वो कुछ नहीं बोला। नो, क्रिस्टियन ने उससे कहा। जी सर। क्रिस्टियन ने हामी दी और दोहरे दरवाजे की तरफ चल दिया। उसकी लंबी अंगुलियां मेरे हाथों को सहला रही हैं। मैं वही खिंचाव महसूस कर रही हूँ, मानो इकारस सूरज की ओर बढ़ता जा रहा हो। मैं पहले जल चुकी हूँ पर फिर भी आज उसके साथ हूँ। उसने लिफ्ट के पास पहुंचकर बटन दबाया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी सी मुस्कान है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही मैंने उसे दोबारा ताका। उसने भी मुझे देखा और हम दोनों के बीच जैसे फिर से कुछ पनपने लगा। वो हम दोनों को पास पास खींच रहा था। मैं उस आदिम आकर्षण में बंधी जा रही हूँ। अंदर ही अंदर जैसे कोई चाह हिलोरे लेने लगी और वासना का ऐसा ही असर उस पर भी दिख रहा है। उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं। उसकी छुअन ने हमेशा की तरह मेरे पेट की मांसपेशियों में मीठी सी ऐंठन पैदा कर दी है। वो अब भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्लीज एनेस्टेसिया, अपना होंठ मत काटो। वो हौले से बुदबुदाया। ओह, मैं अब भी उस पर असर डाल सकती हूँ। मेरे भीतर बैठी लड़की ने पूरे 5 दिन बाद करवट ली। अचानक ही दरवाजा खुला और वह जादू टूट गया। हम छत पर हैं और मैं अपनी काली जैकेट के बावजूद ठंडक महसूस कर रही हूँ। क्रिस्टियन ने मुझे अपनी बांह के घेरे में ले लिया और हम चार्ली टेंगो की तरफ चल दिए। उसके रोटर ब्लेड धीरे धीरे घूम रहे हैं। एक लंबे, लाल बालों और चौकोर जबड़े वाले आदमी ने चार्ली से छलांग लगाई और हमारे पास आ गया। फिर वह क्रिस्टियन से हाथ मिलाकर बोला, सर, ये आपके साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सारे चेक हो गए? जी सर। अच्छा, टेलर बाहर इंतजार कर रहा है। तुम इसे 8:30 बजे ले लेना। जी सर, धन्यवाद। मैम, पोर्टलैंड की उड़ान सुरक्षित हो। उसने मुझे सलामी दी। क्रिस्टियन ने गर्दन हिलाई और मुझे आगे ले चला। उसने एक बार फिर से मुझे तनियों में कसा और बड़ी ही अर्थभरी मुस्कान दी। तुम्हें तो हमेशा यूं ही जकड़ कर रखना चाहिए। तुम ऐसे ज्यादा सुंदर दिखती हो, वह बोला। मेरे चेहरे पर गुलाबी रंग छा गया और उसने मुझे हेडफोन देने से पहले गालों पर अपनी तर्जनी घुमाई। मैं भी तुम्हें छूना चाहती हूँ पर तुम मुझे ऐसा करने नहीं दोगे। मैंने मुंह बनाया। वैसे भी उसने तनियां इतनी कसकर बांधी हैं कि मैं हिल भी नहीं पा रही। उसने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उड़ान भरी और मुझे हेडफोन में सुनाई दिया।
बेबी, तैयार हो। उसके चेहरे पर वही बचकानी सी मुस्कान आ गई। ओह, मैं तो उसका ये रूप देखने को तरस गई। सी टैक टॉवर, ये चार्ली टेंगो है। गोल्फ इको होटल, पोर्टलैंड की उड़ान के लिए तैयार। अचानक ही वायु यातायात नियंत्रक का स्वर सुनाई देने लगा। रॉजर, टॉवर, चार्ली टेंगो सेट, ओवर एंड आउट। क्रिस्टियन ने कुछ स्विच और स्टिक घुमाए और हेलीकॉप्टर शाम के धुंधलके में ऊपर उठने लगा। एनेस्टेसिया, आज हम ढलती शाम का पीछा करेंगे। हेडफोन से उसका सुर सुनाई दिया और मैंने उसे हैरानी से देखा। इसका क्या मतलब है? वह इतनी रोमानी बातें कैसे कर लेता है? वह मुस्कुराया और मैं भी एक लजीली मुस्कान दिए बिना रह नहीं सकी। आज शाम का सूरज है, इसलिए देखने को बहुत कुछ मिलेगा। पिछली बार हमने अंधेरे में उड़ान भरी थी, पर आज का तो नज़ारा ही अद्भुत है। हम ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं। वह रहा एस्काला, वह देखो, तुम स्पेस नीडल भी देख सकती हो। मैंने गर्दन उठाई। मैं वहां कभी नहीं गई। मैं तुम्हें ले चलूंगा, हम वहां खा सकते हैं। क्रिस्टियन, हमारा ब्रेकअप हो गया है। मैं जानता हूं, पर फिर भी तुम्हें वहां ले जाकर खिला सकता हूं। उसने मुझे घूरा। मैंने गर्दन हिलाई और मन ही मन तय किया कि उसका मूड खराब नहीं करूंगी। ओह, यहाँ से सब कितना सुंदर दिख रहा है। लाने के लिए मेहरबानी। अच्छा है न? हाँ, क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो। मिस स्टील, चापलूसी कर रही हो। वैसे मैं एक हुनरमंद इंसान हूँ। मी ग्रे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह मुड़ा और दबी सी मुस्कान दी और इन 5 दिनों में पहली बार दिल को सुकून सा मिला। शायद यह इतना बुरा भी न हो। नई नौकरी कैसी चल रही है? बढ़िया, धन्यवाद। दिलचस्प है। नया बॉस कैसा है? ठीक है। मैं क्रिस्टियन को कैसे बता सकती हूँ कि उस इंसान के बर्ताव से मुझे उलझन हो रही है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ तो है। नहीं, कह दिया न। ओह मिस स्टील, मैं तुम्हारे बड़बोलेपन को बहुत याद कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और मैं चिल्लाना चाहती थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी बातों को नहीं बल्कि तुम्हें याद किया, पर मैं चुपचाप शीशे के बाहर देखती रही। सूरज का गोला धीरे धीरे डूब रहा है और मैं इकारस की तरह सूरज की ओर खींचती जा रही हूँ। आकाश में नीले और गुलाबी रंग का तालमेल बहुत ही प्यारे रंग भर रहा है और कुदरत इन नए रंगों में निखरी हुई है। सुंदर, निखरी और खिली हुई शाम के बीच पोर्टलैंड की बत्तियां दमक रही हैं। क्रिस्टियन ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारा तो उन्होंने टिमटिमाकर हमारा स्वागत किया। हम पोर्टलैंड में भूरी ईंटों की अजीब सी इमारत की छत पर हैं। अभी 3 हफ्ते पहले ही तो मैं यहाँ थी। अभी समय ही कितना हुआ है, पर लगता है कि क्रिस्टियन को कितनी सदियों से जानती हूँ। उसने कई स्विच दबाकर हेलीकॉप्टर रोका और अब हेडफोन में मुझे अपनी सांसों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसने अपनी तनियां खोली और मुझे आज़ाद करते हुए बोला, मिस स्टील, कैसा रहा सफ़र? मी ग्रे, ये बढ़िया था, धन्यवाद। चलो उस छोकरे की तस्वीरें देखें। उसने मेरा हाथ थामा और मैं चाली से बाहर आ गई। सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला व्यक्ति चौड़ी सी मुस्कान के साथ हमारी ओर आया तो मैं उसे पहचान गई। पिछली बार भी तो यहाँ वही था। जो क्रिस्टियन ने एक मुस्कान के साथ उससे हाथ मिलाया। उसे स्टीफन के लिए सुरक्षित रखो, वह 8 या 9 के करीब लेने आएगा। अच्छा, मी ग्रे। फिर उसने मुझे देखकर गर्दन हिलाई। सर, कार नीचे इंतजार कर रही है। लिफ्ट खराब है, इसलिए आपको सीढ़ियों से जाना होगा। एनेस्टेसिया, तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर ये आंखें बहुत बड़ी दिखती हैं। प्लीज वादा करो कि तुम खाने पर ध्यान दोगी। धन्यवाद जो। क्रिस्टियन ने मेरा हाथ थामा और हम आपातकालीन सीढ़ियों की ओर चल दिए। शुक्र है कि यहाँ 3 ही मंजिलें हैं। उसने मेरी हील देखते हुए कहा, क्या तुम्हें हील पसंद नहीं? पसंद तो है, पर मैं यह नहीं चाहता कि तुम यहाँ से गिरकर अपनी डी पसली तुड़ा लो, इसलिए हम धीरे चलेंगे। गैलरी की ओर जाते समय कार में चुप्पी छाई रही। मेरी बेचैनी फिर से लौट आई थी। पता नहीं हमारा सहज व हल्का मूड कहाँ चला गया था। मैं कितना कुछ कहना चाहती हूँ, पर रास्ता कितना कम है। क्रिस्टियन चुपचाप खिड़की से बाहर ताक रहा है। उसे एक दोस्त है। मैं बुदबुदाई। क्रिस्टियन ने मुड़कर मुझे बड़ी सतर्क नज़रों से देखा और कुछ नहीं बोला।
ओह, उसका मुंह। मैं अपने शरीर के रोम रोम पर उसकी वह छुअन चाहती हूँ। हाँ क्रिस्टियन, मैं खाऊंगी। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया। मैं सच कह रही हूँ। क्या अभी खाना चाहोगे? मैंने मायूसी से पूछा। मैं इस आदमी के बर्ताव से दंग हूँ। ये वही इंसान है जिसने पिछले कुछ दिनों से मेरी हालत खराब कर रखी है। नहीं, ये गलत है। वो सब मैंने ही किया था। इसने कुछ नहीं किया। मैंने उलझन के बीच अपना सिर हिलाया। एनेस्टेसिया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ और स्वस्थ रहो, पर कुछ भी तो नहीं बदला। तुम आज भी वही 50 शेड्स हो। हम वापसी में बात करेंगे। अब तो पहुँच गए हैं। कार एक गैलरी के सामने आकर रुकी और क्रिस्टियन ने नीचे उतरकर मेरे लिए कार का दरवाजा खोलकर मुझे हैरत में डाल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ ज्यादा ही तेज सुर में पूछ लिया। क्या किया? वह भी हैरान था। कुछ कहते कहते अचानक ही चुप लगा गए। एनेस्टेसिया, हम वहां आ गए हैं जहां तुम आना चाहती थीं। पहले ये काम करें और बाद में बात करेंगे। मैं सड़क पर कोई तमाशा नहीं चाहता। मैंने उसे ताका। वह सही कह रहा है। यह एक सार्वजनिक जगह है। मैंने अपने होंठ भींच लिए। अच्छा, हम हाथों में हाथ दिए इमारत की ओर बढ़े। हम एक गोदाम जैसी दिखने वाली जगह में पहुंचे जिसे एक गैलरी में बदला गया। वो हवादार जगह है और आसपास कई लोग मंडरा रहे हैं। वे वाइन पीते हुए जोस के काम को सराह रहे हैं। मेरा दिल पिघल उठा। जोस ने अपनी मंजिल पा ही ली। उसके लिए मन भींग गया। गुड इवनिंग, जोस रोड्रिगेज के शो में आपका स्वागत है। काली पोशाक और छोटे भूरे बाल और लाल लिपस्टिक वाली एक युवती ने हमारा स्वागत किया जिसके कानों में लंबी गोल बालियां झूम रही थीं। उसने पहले मुझे और फिर कुछ ज्यादा देर तक क्रिस्टियन को देखा और फिर मेरी ओर देखते हुए शर्मीली सी मुस्कुराहट दी। मेरी भावें तिरछी हो आई। वह मेरा है या था? मैंने पूरी कोशिश की कि उसे देखकर मुंह न चिढ़ाऊं। उसने खुद को संभालकर पलके झपकाए। ओह एना, ये तुम हो। हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ लें। उसने मेरे हाथ में ब्रोशर देने के बाद वाइन और खाने पीने के सामान की ओर संकेत किया। तुम उसे जानती हो? क्रिस्टियन ने हैरानी से पूछा। मैंने इनकार किया। उसने कंधे झटके। क्या लेना चाहोगी? मैं सफ़ेद वाइन ले लूंगी। धन्यवाद। वह बार की ओर चला गया। एना, अचानक ही लोगों के रेले में से निकलकर जोस सामने आ गया। ओह, उसने सूट पहन रखा है। वो कितना प्यारा लग रहा है और मुझे देखकर कैसे दमक उठा। उसने मुझे बाहों में भरा और कसकर गले से लगाया। मेरे लिए आंसू रोकना मुश्किल हो गया। मेरा दोस्त केट यहाँ नहीं है और उसके सिवा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। आंखें छलक ही उठीं। एना, मुझे तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। वह मेरे कान में बोला और मुझे अपने से थोड़ा दूर करते हुए ताकने लगा। क्या तुम ठीक तो हो? तुम कितनी अजीब यानी कमजोर दिख रही हो। मैं आंसू संभाले। ओह नहीं, जोस, मैं ठीक हूँ। इस शो के लिए बधाई। उसके चेहरे पर मेरे लिए चिंता है पर मुझे खुद को संभालना ही होगा। तुम यहाँ कैसे आए? मैं क्रिस्टियन के साथ आई हूँ। मेरे इतना कहते ही जोस 2 कदम पीछे हो गया। कहाँ है? उसका चेहरा स्याह हो गया था। वहाँ है। ड्रिंक्स लेने गया है। मैंने क्रिस्टियन की ओर इशारा किया तो देखा कि वो वहाँ लाइन में खड़े कुछ लोगों को अभिवादन कर रहा था। अचानक हमारी नज़रें मिली और मैं यही सोचकर सन रह गई कि यह खूबसूरत इंसान मुझे चाहता है। हम कुछ पलों तक एक दूसरे को यूं देखते रहे। एना, मुझे तुम्हारे आने से खुशी हुई पर मैं तुम्हें चेताना चाहता था। अचानक ही वह लाल लिपस्टिक वाली टपकी ओसे पोर्टलैंड प्रिंस के पत्रकार मिलने आए हैं। आ जाओ। उसने मुझे विनीत सी मुस्कान दी। ये सब नाम वाम कमाना कितना अच्छा लगता है। वो मुस्कुराया और मैं भी उसके लिए खुश हुई। एना, बाद में मिलते हैं। उसने मेरा गाल चूमा और एक और बढ़ गया। जोस की तस्वीरें हर ओर दिख रही हैं। कुछ तो बहुत बड़े कैनवस पर लगाई गई हैं। वे काली सफ़ेद और रंगीन दोनों तरह की हैं। इन लैंडस्केप की सुंदरता भी अपने आप में अनूठी और दिव्य होती है। एक तो वैंकूवर के पास झील की तस्वीर है। गुलाबी बादल झील के ठहरे पानी में कितने प्यारे दिख रहे हैं।
मैं कुछ पल के लिए उसकी शांति और सहजता के बीच खोई रह गई। ये तो अद्भुत है। क्रिस्टियन भी आ गया और मेरे हाथ में सफ़ेद वाइन थमा दी। कैसी लगी? मैंने इंटरनेट पर तुम्हारी तस्वीरें देखी थीं। तुम किसी लड़की के साथ नहीं दिखे। तभी तो केट को लगा था कि तुम समलैंगिक हो। वाइन नहीं, ये तस्वीर। हाँ, लड़के में दम तो है। क्रिस्टियन भी तस्वीर की सुंदरता को निहारने लगा। तभी तो मैंने तुम्हारी तस्वीरों के लिए इसे चुना था। मेरी आवाज़ में गर्व झलक उठा। उसकी आंखें अचानक ही तस्वीर से हटकर मुझ पर आ जमी। क्रिस्टियन ग्रे, पोर्टलैंड प्रिंस का पत्रकार एकदम सामने आ गया। सर, क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूँ? क्यों नहीं? क्रिस्टियन ने अपनी खींच छिपाते हुए कहा। मैंने कदम पीछे हटाया तो उसने मुझे हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। फोटोग्राफर ने हम दोनों की तस्वीर ली पर अपनी हैरानी नहीं छिपा सका। मी ग्रे, धन्यवाद। उसने एक और तस्वीर ली। मिस, उसने पूछा। इना स्टील, मैंने जवाब दिया। धन्यवाद मिस स्टील। उसने अंदर की बात निकाल ली थी। क्रिस्टियन के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। तभी तुमने ऐसा बेतुका सवाल पूछा था। नहीं एनेस्टेसिया, मैं किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं जाता। बस तुम्हारे साथ ही गया हूँ। और तुम ये बात जानती हो। उसने पूरी सच्चाई से कहा। तो तुम कभी अपनी बांदियों को बाहर नहीं ले गए? मैंने आसपास झांका कि किसी ने सुन तो नहीं लिया। कभी कभी, पर इसे डेट नहीं कह सकते। मैं उन्हें खरीदारी के लिए ले जाता था। उसने कंधे झटके। आंखें लगातार मुझ पर ही जमी हैं। अरे नहीं, उसके प्लेरूम में या फिर अपार्टमेंट में। समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सुनकर क्या महसूस होना चाहिए। एनेस्टेसिया, बस तुम। मैं शर्मा कर अपनी अंगुलियां देखने लगी। वो अपने ही तरीके से मेरी परवाह और कद्र करता है। लगता है कि तुम्हारा दोस्त लैंडस्केप ज्यादा खींचता है। पोर्ट्रेट नहीं दिख रहे। चलो उस ओर देखें। हम यहाँ वहाँ घूमे और देखा कि एक जोड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो मुझे पहचानता हो। शायद मैं क्रिस्टियन के साथ हूँ इसलिए। पर वे लोग अजीब तरीके से घूर रहे थे। हम कोने में मुड़े तो कुछ और लोगों की ऐसी ही निगाहों का सामना करना पड़ा। वहीं दीवार पर मुझे अपने साथ पोर्ट्रेट दिखाई दिए। मैं हैरानी से उन्हें ही घूरती रही। ये क्या है? चेहरे का सारा खून जैसे सूख गया था। मेरी तस्वीरें होंठ फुलाते हुए, हंसते हुए, मुंह बनाते हुए, गंभीर, चकित, उत्सुक। सभी क्लोजअप ब्लैक एंड वाइट में थे। हाय, याद आया कि एक आध बार उसे कैमरा घर लाया था और मैंने वकीट ने यूं ही मस्ती में पोज दिए थे। मुझे तो लगा कि वो स्नैपशॉट ले रहा था। इतने सुंदर फोटो। क्रिस्टियन हर तस्वीर को हैरानी से घूर रहा है। ऐसा लगता है कि मैं ही तुम्हारा दीवाना नहीं हूँ। वह बोला। मुझे लगता है कि वह गुस्से में है। एक्सक्यूज मी। वह मुझे वहीं छोड़कर रिसेप्शन की ओर चला गया। अब क्या हो गया? वह छोटे बाल और लाल लिपस्टिक वाली से कुछ बात कर रहा है। फिर उसने पर्स से अपना कार्ड निकाला। ओह, लगता है कि वह उनमें से एक खरीद लेगा। हे, तुम्हारी तस्वीरें तो गजब की हैं। मैं अचानक एक लाल बालों वाले की बातें सुनकर चौंकी। तभी अपनी कोहनी पर क्रिस्टियन का स्पर्श महसूस हुआ। तुम किस्मत वाले हो, उसने क्रिस्टियन से कहा और क्रिस्टियन ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा। हाँ मैं हूँ, उसने कहा और मुझे एक और खींच ले गया। क्या तुमने एक तस्वीर खरीद ली? इनमें से एक। वह मुझ पर से नजरें नहीं हटा पा रहा। तुमने एक से ज्यादा तस्वीरें ली। उसने आंखें नचाई। एनेस्टेसिया, मैंने सारी ले ली। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने घर के एकांत में तुम्हारी तस्वीरों को घूरता रहे। पहले तो दिल चाहा कि मैं हंस दूं। तो तुम ऐसा करना चाहते हो? उसने मेरी छिपी हंसी को भांप कर कहा। हाँ, सच में यही करना चाहता हूँ। बिगड़ैल कहीं के। मैंने मुंह बनाया और अपनी मुस्कान रोकने के लिए होंठ काट लिया। उसने कुछ सोचते हुए अपनी चिबुक पर हाथ फिराया। एनेस्टेसिया, मैं तुमसे इस बहस में नहीं जीत सकता। वैसे मैं आगे जाकर इस बारे में बात करूंगी, पर मैंने कुछ कागजात पर साइन किए हुए हैं इसलिए। ओह, मैं तुम्हारे इस बड़बोलेपन का क्या करूं? मैंने आह भरी और मैं जानती हूं कि उसके कहने का मतलब क्या है। तुम बड़े ही रूखे हो। वह तो कोई सीमाएं ही नहीं जानता।
वो दबी हंसी हंसा, खुश हुआ और फिर त्योरी चढ़ा ली। एनेस्टेसिया, तुम इन तस्वीरों में कितनी सहज और शांत दिख रही हो। तुम अक्सर ऐसी क्यों नहीं लगती? क्या? ओह, एकदम से बात बदल दी, एकदम गंभीर हो गया। मैंने घबरा कर अपनी अंगुलियां देखीं। उसने अपनी गर्दन तिरछी कर मेरी अंगुलियां थाम ली और मैं चिहुन उठी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ भी इतनी ही सहज रहो। वो हौले से बोला। उसके चेहरे से सारी हंसी गायब हो चुकी थी। अंदर ही अंदर वो खुशी उमगने लगी है, पर ऐसा हो भी कैसे सकता है? हम अपने ही मुद्दों से उलझ रहे हैं। अगर ऐसा चाहते हो तो मुझे धमकाना डराना बंद करना होगा। मैंने झट से कहा। तुम्हें भी अपने मन की बात कहना सीखना होगा ताकि मैं जान सकूं कि तुम क्या महसूस करती हो। वह भी उसी अंदाज में बोला। मैंने गहरी सांस ली। क्रिस्टियन, तुम मुझे एक सेक्स गुलाम के तौर पर चाहते हो। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। तुमने ही तो सेक्स गुलाम की परिभाषा देते हुए कहा था कि वह अपने मालिक के आगे मुंह नहीं खोलती, विनम्र भाव से हर बात मानती है। मुझे तो तुम्हारी ओर देखने की भी मनाही है। तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे बात तक नहीं कर सकती। तुम क्या उम्मीद रख सकते हो? उसकी त्योरियां और भी गहरा गई। तुम्हारे साथ रहना किसी उलझन से कम नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने बढ़ चढ़ कर न आऊं और साथ ही मेरे बड़बोलेपन को भी चाहते हो। तुम मुझसे अपने हुक्म का पालन भी करवाना चाहते हो और न करने पर सजा भी देना चाहते हो। मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में तुम्हारे साथ रहूं। उसने आंखें सिकोड़ों, मिस स्टील, हमेशा की तरह पते की बात कही। चलो, कुछ खाने चलें। हमें यहाँ आए आधा घंटा ही हुआ है। तुमने फोटो देख लिए और उस लड़के से बात भी कर ली। उसका नाम जोस है। तुमने जोस से बात भी कर ली। वही इंसान जिससे मैं पिछली बार मिला तो वह तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था जबकि तुम नशे में और बीमार थीं। वह तीखे शब्दों में बोला। उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मैंने भी जहर उगला। क्रिस्टियन का पोपो सुलग उठा। एनेस्टेसिया, वो गुस्से से पगलाकर बालों में हाथ फिराने लगा और मैंने उसे घूरा। मैं तुमसे खाने के लिए चलने को कह रहा हूँ और तुम जाने क्या क्या बक रही हो। उसके से मिलो और अलविदा कहकर आओ। प्लीज, क्या हम कुछ देर और नहीं ठहर सकते? नहीं, जाओ, उसे बाय कहकर आओ। मैंने भी उसे घूरा और मेरा खून खौलने लगा। बड़ा आया सबको अपने काबू में रखने वाला सनकी। बेशक गुस्सा होना अच्छी बात है, रुआंसे होने से तो कहीं बेहतर है। मैंने उससे नजरें हटाई और कमरे में ओसे को यहाँ वहाँ ताका। वो युवतियों के एक समूह से बात कर रहा है। मैं सीधा वहीं चल दी। वो मुझे यहाँ लाया है इसलिए उसके कहे पर ही चलना होगा। वो अपने आप को कौन सा फन्ने खां समझता है। लड़कियां जैसे ओसे के एक एक शब्द को पी रही हैं। मेरे जाते ही उनमें से एक पीछे हट गई। शायद वो मुझे तस्वीर के कारण पहचानती है। जोस, इना, एक्सक्यूज मी गर्ल्स। जोस उन्हें देखकर मुस्कुराया और मेरे गले में बांह डाल दी। मैं खुश हूँ, वो लड़कियों पर असर डालने में कामयाब रहा। तुम नाराज दिख रही हो, वह बोला। मुझे जाना होगा, मैंने किसी तरह हिम्मत बटोर कर कहा। तुम अभी तो आई हो, पता है, पर क्रिस्टियन को वापस जाना है। तस्वीरें तो गजब की हैं। ओसे, तुम कमाल हो। वह दम को, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जोस ने मुझे बाहों पकड़कर गोल घुमाया तो मुझे गैलरी में खड़ा क्रिस्टियन दिख गया। बेशक उसे मुझे जोस की बाहों में देखकर बुरा लग रहा था। मैंने झट से जोस के गले में बाहें डाल दी और देखकर लगा कि क्रिस्टियन की जान ही निकलने वाली है। वह धीरे धीरे हमारी ओर आने लगा। मुझे तुमने मेरी उन तस्वीरों के बारे में पहले ही बता दिया था। उसके लिए मेहरबानी। ओह हाय, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। दिमाग से ही निकल गया। क्या तुम्हें पसंद आई? पता नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा। वैसे सारी बिक गई, इसका मतलब है कि किसी को तो पसंद आई हैं। कितनी अच्छी बात है। तुम एक पोस्टर गर्ल हो। उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया। क्रिस्टियन उसी ओर आ गया और शुक्र है कि ओसे की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। जोस ने मुझे छोड़ दिया। इना, अजनबी मत बनो। ओह मी, ग्रे, गुड इवनिंग। मी, जोस, बहुत अच्छे।
क्रिस्टियन ने ठंडे पर विनीत स्वर में कहा। सॉरी, हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें सिएटल वापस जाना है। चलिए एनेस्टेसिया, उसने हमें शब्द पर जोर दिया और मेरा हाथ थाम लिया। बाय जोस, एक बार फिर से बधाई हो। मैंने उसे गाल पर चूमा और इससे पहले कि मैं कुछ जान पाती, क्रिस्टियन मुझे खींचते हुए इमारत के बाहर तक ले आया था। मैं जानती हूँ कि वह क्या चाहता है, पर मैं भी तो वही चाहती हूँ। वह अचानक ही मुझे एक सुनसान कोने में खींच ले गया और दीवार के साथ सटा दिया। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थामकर मुझे ऊपर देखने को मजबूर कर दिया। मैंने आह भरी और उसका मुंह मेरे मुंह से आ मिला। वह मुझे दीवानों की तरह चूमने लगा। कुछ ही पलों में उसकी जीभ मेरे मुंह में थी। मेरे पूरे शरीर में वासना और चाह की लहर दौड़ गई। मैं भी उसी उमंग और जोश से उसे चूमने लगी। मेरे हाथ उसके बालों में थे और उन्हें जोरों से खींच रहे थे। उसके गले से एक धीमा सेक्सी सुर निकला, जिसमें मेरा सुर भी शामिल हो गया। उसके हाथ मेरी देह पर रेंगते हुए जांघों तक आ गए और अंगुलियां मेरे मांस में गड़ने लगीं। वह बोला, एना, तुम मेरी हो। मैंने अपने इस चुंबन में पिछले कुछ दिनों का सारा गुस्सा, दुख और बेचैनी निकालकर रख दिए और उसी पल में मुझे एहसास हुआ कि वह भी यही कर रहा था। उसे भी पिछले दिनों वही एहसास हुआ था जो मैंने महसूस किया था। उसने हौंफते हुए चूमना बंद किया। उसकी आंखें वासना से चमक रही हैं और वह घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, मानो कहीं से मैराथन छोड़कर आया हो। मैं भी दीवार के साथ सटकर अपने शरीर का संतुलन साध रही हूँ। अपनी खोई सांसें लौटाने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, मैंने अपने आप को संभालते ही कहा। तुम्हें सोच होना ही चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रही थी। एनेस्टेसिया, क्या तुम फोटोग्राफर को चाहती हो? उसके मन में भी तुम्हारे लिए कुछ है। मैंने अपनी गर्दन हिलाई। नहीं, वो तो एक दोस्त है। मैंने अपना पूरी किशोरावस्था इस तरह के भावों से बचते हुए बिताई है। तुम मेरे मन में ऐसे भावों को पैदा कर रही हो। इना, मेरे लिए ये भावनाएं बिल्कुल अनजानी हैं। ये सब मुझे बुरी तरह से बेचैन कर रहा है। इना, मुझे हर चीज को अपने काबू में रखना पसंद है और पता नहीं क्यों। तुम सामने आती हो तो वह नियंत्रण मेरे हाथ से कहीं फिसल जाता है। उसने हवा में हाथ लहराते हुए बालों में घुमाए और गहरी सांस ली। उसने मेरे हाथ जकड़ लिए। आओ, हमें बात करनी है और उससे भी पहले तुम्हारा कुछ खाना जरूरी है।